जुड़े मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खैर। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद खैर साहब। नाज़रीन, इंतखाबात हो गए लेकिन अभी तक रिज़ल्ट के हवाले से इंतज़ार जारी है। फार्म 45 ने पाकिस्तान भर में तलखा खेज़ इंकशाफात किए। फार्म 45 का रिज़ल्ट फार्म 47 से नहीं मिलता और फार्म 47 का जारी करदा रिज़ल्ट जो है उससे अवाम मुतमईन होती दिखाई नहीं देती है। अब ये तमाम तर मामलात जो हैं इलेक्शन के, ये किस तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। क्या इलेक्शन वाक़तन मुतनाज़ हो चुका है, इलेक्शन दोबारा करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर इसी इलेक्शन को तस्लीम किया जाना चाहिए होगा, या फिर फार्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट जारी करने चाहिए। तज्ज़ियाकार इस हवाले से क्या कहते हैं, अवाम क्या राय रखती है, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। और दूसरा, अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी हुए उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज एक बड़ा एक सरप्राइज़ दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल MWM और आज अभी कुछ ही देर पहले शेरानी ग्रुप की भी हिमायत हासिल कर ली है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से इल्हाक का फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने आज हलफ जमा करवाए कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में अपनी शमूलियत इख्तियार करेंगे। और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उन्हीं का जो उनकी स्ट्रेटजी है, उनके रूल ऑफ लॉ है, वही लागू होगा। इस तरह के तमाम तर एक फार्म बनाया गया, उस पर दस्तखत किए गए हैं साहबजादा हामिद रज़ा की जानिब से। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून, जिसके लिए तमाम तर क्राइटेरिया जिनके लिए वाज़े किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठना नहीं चाहती, ये सिचुएशन कहाँ तक पहुँचेगी, तमाम तर सूरत-ए-हाल पे बात करें। असद खल साहब, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से इल्हाक का फैसला किया और MWM भी साथ खड़ी है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल भी साथ खड़ी है और शेरानी ग्रुप ने भी साथ देने का फैसला कर लिया है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि ये वाहद अनोखा इलेक्शन है कि जिसके अंदर जो पार्टी है वफाक में जिसने सबसे सीटें ज़्यादा ली हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में जिसने बहुत ज़्यादा 2-1 से भी ज़्यादा सीटें ली हैं, और पंजाब में भी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर PMLN है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, उससे कम सीटें ली हैं। लेकिन ज़ाहिर बात उनके इल्ज़ामात भी हैं कि हमारे साथ ज़्यादती की गई है। तो अब इसके बावजूद वो पार्टी जो है यानी उसको अभी तक एक तरफ वो पार्लियामेंट्री जो है पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना जा रही है। लेकिन अजीब मसला खड़ा हुआ है कि वो पार्टी जो है वो जो सियासी पार्टी के तौर पर अपने आप को, तो वो क्या फिर कोई गैर सियासी पार्टी है, मजहबी पार्टी है, जब सियासत उसको बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड किया हुआ है, वो इस प्रोसेस इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हिस्सेदार है और उनके अरकान सूबाई और कौमी असम्बली बन रहे हैं, उनका वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में बनने जा रहा है, हुकूमत बनने जा रही है, क्योंकि वो तो वाज़ेह तौर पर उनके पास बरतरी है। इस तरीके से कौमी असम्बली में जिस तरीके से सूरत चल रही है कि पीपल्स पार्टी नून लीग जो है सलीमुल्लाह और करीमुल्लाह वाला खेल खेला जा रहा है और वो कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं। अल्टीमेटली तो खैर उसी तनख्वाह पे मैंने पहले कहा था काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ साथ वफाक के अंदर जो है आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चेयरमैन PTI जो है बैरिस्टर गौहर और उसके साथ साथ मुतद्दा वादुल मुस्लिमीन MWM के जो सरबराह हैं अल्लामा राजा नासिर जो है जाफरी साहब, और उसके अलावा जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और फिर उसके बाद MWM, ये दो जिनको एक लोग जो है फ़िरका वारियत के लिए एक्सपर्टाइट करते थे। एक तो ये अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान के वाले से कि हमेशा ये जो तासर भी दुनिया के अंदर बाहर जाने की कोशिश की गई है, जो नेगेटिव फोर्सेस थी पाकिस्तान मुखालफ जो कूतें थी पाकिस्तान के अंदर या बाहर, उनकी हमेशा ये कोशिश और ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान के अंदर जो फ़िरका वारियत जो है उसकी आग फैलाई जाए। तो मेरा ख्याल है दो, एक जिनको मुतारब माजी के अंदर फ़िरके भी रहे हैं और कत्ल व गारतगरी भी बड़ी हुई, और लेकिन बहरहाल अब वो देखें एक ही जगह पर बैठे हैं। और जिस तरह आपने कहा शेरानी ग्रुप तो पहले ही जो है वो PTI के साथ रहे हैं। तो अब एक तरफ तो ये है कि चूँकि रिक्वायरमेंट थी, इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उन्होंने कहा है कि 3 दिन के अंदर जो है आपने अपनी जो मखसूस नशिस्तें जो हैं पोजीशन पहली बात तो वाजे करनी है आपने, और कि आप किस पार्टी जो है आपका तल्लक है, कि आज़ाद जो हैसियत से, चूँकि इलेक्शन कमीशन कहता है जी आपकी हैसियत आज़ाद है, जबकि सलमान को राजा साहब की जो पिटीशन भी गई इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट में पहले गया, फिर इलेक्शन कमीशन में कि 33 सेक्शन के मुताबिक तो ये है कि जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं
तो आगे सियासी वाबस्तगी के हवाले से हमने जब लिखा हुआ है तो हमें सियासी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर तस्वर किया जाए, बेशक हमें निशान नहीं भी दिया जाए, लेकिन बहरहाल वो भी पहले हाई कोर्ट ने उधर भेजा, उधर से भी मामला को आगे सेटल नहीं हुआ। तो अब मामला ये 1 तो 3 दिन के अंदर जो है वो मामला मुहिम्मा हल होता नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बात की बात है, यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद ये है कि जो आगे जाके फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात आएगी कि खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं सूबों के हवाले से और वफाक के हवाले से, और इस तरह जो अकलीती नशिस्तें हैं जो सूबों में और वफाक के हवाले से, वो भी उसी तनासब के साथ, क्योंकि जो पार्टी जितनी ज़्यादा सीटें लेगी, टोटल जो सीटें हैं उसमें से उसके शेयर के मुताबिक उसको नशिस्तें मिलेगी। अब नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि आप कोई भी पार्टी, जिस तरह PTI एक बड़ी पार्टी अगर है या थी पहले, या इस तरह नून लीग या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें, वो अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट दे देते हैं खवातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से और इस तरह अकलीती नशिस्तों के हवाले से। तो जब उनके इंतखाबात के नताज आते हैं तो जो ओवरऑल जो टोटल नशिस्तें होती हैं उनमें से जितना शेयर उन्होंने लिया हुआ है उस शेयर के मुताबिक उनको अकलीती नशिस्तों का कोटा मिलता है और उसी शेयर के मुताबिक उनको खवातीन की मखसूस नशिस्तों का कोटा मिलता है। और वो जो प्रायोरिटी की फरिस्त होती है, अगर उन्होंने 20 नाम भी दिए हैं तो उनके अगर हिस्से में 5 आएंगे तो फिर टॉप जो 5 होंगे वो उधर चले जाएंगे, नीचे से ऊपर उठा के नहीं ले जाएगा। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा इसके अंदर आप ऑप्शन किया है कि क्या ये तो मामला है आम जो हो रहा है, इस मामले के अंदर क्या होगा। इस मामले के अंदर क्या होगा कि इस हवाले से आपके पास एक प्रेसिडेंट मौजूद है, बाप पार्टी जो है बाकायदा एक जो उसने एक पार्लियामेंट्री बाप के तौर पर, ग्रुप के तौर पर वो उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने भी इस तरह PTI के हमारी याफ्ता उम्मीदवारों या इस जमात की तरह अपनी मखसूस खवातीन की या अकलीती नशिस्तों की कोई फरिस्त नहीं दी थी। लेकिन जब वो मुंतखब हुए, उसके बाद मुंतखब होने के बाद उन्होंने अपना एक ये तो इलाहा कर रहे हैं, उन्होंने बकायदा पार्लियामेंट्री अपना ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इसी पाकिस्तान के इसी इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी और दरखास्त के बाद एक खवातीन की मखसूस नशिस्त भी उनको दी गई। अब एक तो ये प्रेसिडेंट है, दूसरा ये है कि अब ये मामला जो है जाएगा इलेक्शन कमीशन में, अगर वहाँ पे इनकी सुनवाई नहीं होती फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो मामला एक बात और भी बड़ी अहम है कि अगर नोटिफाई हो जाता है जो हलफ जो सारा प्रोसेस हो जाता है और उसके बाद एक फिर नया तनाज़ा खड़ा होगा। अब जैसे फ़र्ज माल के नोटिफिकेशन किया जाता है पंजाब में हुकूमत बनाने की, अब बहुत ज़्यादा जो नून लीग चाहती है कि जल्द से जल्द पंजाब में हम हुकूमत बना लें ताकि जोड़ तोड़ के लिए बाकी मामला हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है। तो वैसे भी जोड़ तोड़ का सिलसिला तो जारी ही है, जो पकड़ तकड़ ये वो सारे मामला। लेकिन इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में जो है PTI के हमारी याफ्ता वो भी हुकूमत बनाने के लिए पुरज़म है और बहुत जल्द वो बनाना चाहते हैं। सिंध के अंदर जो है उन्होंने भी बुला लिया सारे अपने अरकान को, वो भी चाहते हैं कि सिंध के अंदर फौरी तौर पर अपनी हुकूमत कायम कर लें। इसी तरीके से वफाकी हुकूमत चूँकि उसमें मुख्तलिफ पार्टियों का मरगूबा है तो वो नून लीग पीपल्स पार्टी, अब देखें जो पहले हमने जिस तरह से बता रहे हैं चीज़ें, वही चीज़ें सामने आ रही हैं, वो चीज़ें अब खुल रही हैं। हमने कहा था कि 3 और 5 साल, 2 साल की 5 साल में से इन्होंने हाफ हाफ करके ये बनाया था कि 3 साल के लिए नून लीग का वज़ीर आज़म होगा और 2 साल के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होगा। तो वो रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा था कि वो फार्मूला मुस्तरद हो चुका है। फिर हमने ये भी बताया था कि ये वजारतें पीपल्स पार्टी नहीं लेगी और वो सारे आईनी अहम मुद्दे जो है वो लेने जा रहे हैं। लेकिन बाज़ ये खबरें ऐसी आ रही हैं, बाज़ वेव्स ऐसी हैं, इरफान सिद्दीकी साहब भी कह चुके हैं मामला तकरीबन तय हैं, अब उधर आ जाते हैं और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बनाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, इसहाक डार साहब वो बहुत ज्यादा इसमें अहम रोल प्ले कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आपको पता मरी पहुंच चुके हैं। सही है। नून लीग जो है वो एक्टिव हो चुकी है। नून लीग को अब ये एहसास हो चुका है कि अगर हम भागेंगे मैदान छोड़ के तो इस तरह भी हमारा जो है शायद पंजाब हुकूमत भी कहीं आर से ना चली जाए वफाकी हुकूमत के साथ साथ। तो लिहाजा वो एक्टिव हो गए हैं। इसहाक डार साहब, इरफान सिद्दीकी साहब की बात आप कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब पहुंच गए हैं और मरियम साहिबा जो है वो पंजाब में जल्द ही आपको देखेंगे कि वो मे बी एज ए शेड्यूल से पहले ही वो जो कोशिश करेंगे जितनी मैक्सिमम एज सुन एज पॉसिबल जो है पंजाब के अंदर, जो क्योंकि उनकी गवर्नमेंट के अंदर कोई अब रुकावट नजर नहीं आ रही फिलहाल आज के दिन तक, क्योंकि अभी बाद में नताज आएंगे नहीं आएंगे, रीपोलिंग होती है नहीं होती। आज के जो नंबर है उसके मुताबिक वो हम बहुत पहले हम खबर ब्रेक कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बताया था कि टोटल कितनी गालबन 196 जो है उसमें से 186 और इनके पास 190 का नंबर आ गया है। 153 वैसे हैं, 37 अकलीती और खवातीन की मखसूस नशिस्तें मिलाकर, और ये नंबर 186 या 87 की बजाय 190 का इनके पास बन रहा है, क्योंकि 16 जो 22 में से इनको ज्वाइन कर चुके हैं जो आज़ाद थे। तो मामला ये है कि इस हवाले से एक तो नून लीग जो है हुकूमत बनाने जा रही, दूसरी जो आप वफाक के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। मैं इस पे नहीं कह रहा कि ये कोई पीपल्स पार्टी भाग रही है वफाकी हुकूमत बनाने में या हिस्सा लेने में,
या नून लीग भाग रही, इसी तनख्वाह पे मैंने कहा था काम करेंगे और ये पीडीएम प्लस होगी। अब मामला ये है कि अभी आपके सामने बिल्ली थाले से बाहर आ रही है। अब ये है कि वो अच्छा, इरफान फरूक सिद्दीकी- नायक ने एक बात की, उन्होंने जी, कहा जी। कि नई हुकूमत में पीपल्स पार्टी का क्या है ये बिलावल तय करेंगे, और इससे पहले बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे सामने मौजूद है। एक तो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने जो बात की है, अली मीन गंडापुर ने कहा कि हम वफाक से खैरात नहीं, अपना पूरा हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी वफाक से क्या चाहती है, क्या दिया जाएगा, और तहरीक इंसाफ वफाक से क्या चाहती है और क्या दिया जाएगा? देखें, पीपल्स पार्टी जो चाहती है तो बहुत ज़्यादा उसको मिल जाएगा। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उनका वफाक के अंदर जो स्पीकर कौमी असम्बली उनका हो। अब स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले से राजा परवेज़ अशरफ ऑलरेडी स्पीकर है, अभी जब तक नया नहीं आ जाता, और कौमी असम्बली के रुकन भी वो मुंतखब रावलपिंडी के हल्का से ज़िला से हो चुके हैं पीपल्स पार्टी के टिकट से। एक तो वो भी कंटिन्यू करने के वाले से ज़ेरे गौर हैं। दूसरी तरफ आज सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वाले से बहुत सारे मीडिया ने ये भी खबरें चलाई कि वो कौमी असम्बली की सीट से नशिस्त से दे रहे हैं इस्तीफ़ा, जबकि मैंने जब वेरीफाई इस हवाले से किया तो वो चेयरमैन सेनेट के पास बैठे हुए थे और वो जनाब सेनेट की नशिस्त जो है उससे इस्तीफ़ा वो देने का उन्होंने फैसला किया है और कौमी असम्बली की वो सीट रखेंगे, क्योंकि उनका नाम भी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कंसिडरेशन में है। इसके साथ साथ अब्दुल कादिर पटेल जो आपको पता है वो बड़े उनके कराची से और अभी वो भी मुंतखब हुए हैं और पहले भी असम्बली के अंदर बड़ी एक ज़ोरदार आवाज़ है पीपल्स पार्टी की जानिब से, उनको अहम वफाकी वजारत भी दी गई। और इसके साथ शाजिया मरी साहबा जो है उनका नाम भी ज़ेरे गौर है। अब चार में से किसके नाम पूरा निकलता है ये फैसला मैं तो नहीं यहाँ बैठ के कर सकता, ये फैसला तो सी पीपल्स पार्टी की कमेटी में, चूँकि अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ। अब क्या इसका फैसला होता है, लेकिन ये है कि चेयरमैन सेनेट, चूँकि ये जो आपने कहा कि पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा, नून लीग को क्या मिलेगा और पीटीए को मिलेगा, चेयरमैन सेनेट तक तय चूँकि हो चुका है पावर शेयरिंग फार्मूले के अंदर कि चेयरमैन सेनेट जो भी होगा, जिसका भी नाम देंगे, जो उम्मीदवार यानी होगा, ज़ाहिर बात है कंसेंसस थोड़ा सा होगा, एतमाद में लेंगे में भी, लेकिन वो हिस्से में आया है नून लीग के। अब उसके लिए आजम नज़ीर तारड़ जो सेनेटर हैं उनके नाम पूरा निकलता है। अगर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार नहीं बनते, जो कि अभी तक का यही इम्कान है कभी के शायद वज़ीर ख़जाना वो ना बने, और उनके नाम पूरा निकल सकता है, या उसके अलावा भी चेयरमैन सेनेट के लिए किसी का नाम आ सकता है, क्योंकि बहरहाल नाम नून लीग ने देना है। इस सारी सूरत हाल में खल साहब चट्ठा साहब जो हैं वो इस वक्त काबिल जिक्र हैं। चट्ठा साहब ने जिस तरह से एकदम सरप्राइज़ दिया और मुस्लिम लीग नून ने कंपेन चलाई कि वो मेंटल हैं, उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और तहरीक इंसाफ ने उनको हीरो बना के पेश किया। असल हकायक क्या है? आपके पास कोई अंदरूनी खबर है कि लियाकत चट्ठा क्या है? देखिए, लियाकत चट्ठा का जो कच्चा चट्ठा है ना, वो तो मेरा ख्याल है, मैं इधर क्या बयान करूंगा, वो जो अभी इंक्वायरी कमेटी है ना, मे भी उसके अंदर से आ जाए बाहर कच्चा चट्ठा, या मैं ही इसी प्रोग्राम के अंदर बता दूं। लियाकत चट्ठा जो है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, टीजर उसका बता दूं। लियाकत चट्ठा साहब जो है वो किसी को भी नहीं पता, ये आम लोग, यही राजा रियाज साहब ने जिस तरह कहा कि वो एक्स्ट्रा जो मजिस्ट्रेट असिस्टेंट कमिश्नर थे और मजिस्ट्रेट थे और वहाँ से उन्होंने आगाज़ किया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने सुपरिटेंडेंट के तौर पर आगाज़ किया फैसलाबाद में, और वहाँ पे चूँकि वो अच्छे बड़े मामलात के अंदर जो है मामला फहमी रखते थे, और इन्होंने जो नीचे वाले जो काम जिन्होंने करवाने थे इलीगल या गैर कानूनी, या जो उनको भी खुश रखने में वो माहिर थे, और जो ऊपर अफसराने बाला थे उनको भी हर तरीके से वो खुश रखने में, तो लाजा हिस्सा मुताबिक जुस्सा ऊपर देना और नीचे से लेना, इस हवाले से माशाल्लाह उनकी बड़ी एक्सपर्ट थी। और यही वजह है कि 2 दहाइयों तक तकरीबन फैसलाबाद में 20 साल तक उन्होंने फिर एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे, मजिस्ट्रेट रहे, उसके बाद DOC रहे, EDOR रहे, EDO फाइनेंस रहे, DDO प्लानिंग रहे, FDA रहे, और जो उनके बॉसेस थे वो भी उनसे खुश थे, उनकी भी गुड बुक्स में थे, और नीचे जो सबॉर्डिनेट थे वो भी खुश थे, क्योंकि सबको हिस्सा बराबर जुस्सा जो है पूरी तकसीम होती थी, और मालिक जो है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो मसूफ जो है 2014 से 2017 तक, वो 2012 से लेकर 2014 तक शहबाज शरीफ साहब के PS के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद 2014 से 17 तक जो है वो 17 तक जो है आगे, उसके बाद यानी 14-15 से गुजरात में DC रहते हैं, फिर उसके बाद सरगोदा में DC रहते हैं, उसके बाद 2 दफ़ा वो जो है कमिश्नर DG खान रहते हैं, और उसके बाद जनाब वो सेक्रेटरी हाउसिंग एंड लेबर रहते हैं, फिर उसके बाद साउथ पंजाब के अंदर जो सेक्रेटरी हाउसिंग जो लेबर वो वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ से जब मुल्तान से साउथ पंजाब में जो ऑफिस था आधे पंजाब के वो सरबराह उनको बनाया गया था उस्मान बुज़दार का। नेक्स्ट चीज़ मैं बताता हूँ, हुआ ये था कि ये बेसिकली शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के करीब थे, मुनस लाइन इनके खिलाफ ट्वीट की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद क्या हुआ कि जब PTI की हुकूमत आई, इनके कनेक्शन बन गए मलक रियाज साहब से, जो टाइकून है। मलक रियाज साहब के और साथ इनके टाइकून बन गए फरद शहजादी और फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर से।
और चूंकि ये भी गुज्जर फैमिली से मैं थोड़ा सा बिलोंग, आगे से भी समझाऊंगा, तो अभी जो जाहिर जमान जो गुज्जर हैं, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, उनके भी ये बड़े ब्लू आइड हैं, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी जो है उन्हीं ही की रिकमेंडेशन पे लगाया गया, और वो इनको 20 से 21 ग्रेड में प्रमोट भी कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा गंदी रिपोर्ट्स हैं, रेपुटेशन है, वो रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद भी हैं, बहुत सारी चीज़ें वो भी आपको शेयर करेंगे, सारी चीज़ें कि किस तरह वो मॉरली भी करप्ट हैं, फाइनेंशियली भी करप्ट हैं, और किस किस तरह से उनके बारे में जो रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस है वो क्या खोल खोल के बता रही हैं। इनको जिम खाना का भी डीसी कहा जाता है। इन्होंने सिर्फ डीजी खान के अंदर जो जिम खाना बनाया है, वहां से 1000 के करीब जो मेंबरशिप थी उनको 2500 तक ले गए, और एक मेंबरशिप जो है उसका 2500 से या 2500 से रेट बढ़ा के वो कर दिया 6,35,000 तक। तो मैंने कैलकुलेशन की 93 करोड़ रुपया और सिर्फ मेंबरशिपों की मद में उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया, अपनी जाती जेब में, क्योंकि वो खुद और साथ एक सिग्नेटरी बनाते थे, और जिम खाना जहाँ पे जाते थे, जिम खाना की एक्सटेंशन उसकी और रिहेबिलिटेशन और उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके लिए जो सामान खरीदा गया वो यहाँ पे शेप्स कंपनी है उससे खरीदा गया। बेटा उनका अमार लियाकत जो है वो भी उनके साथ है, यानी काम करता है, हैंड इन ग्लव्स है। फिर अल रहमान गार्डन, अल जलील गार्डन, उसके अंदर उनका हिस्सा है। अभी रिसेंटली 21 जनवरी को उनका बेटा जो दूसरा नुमैर लियाकत है, जो बाहर से आया है, जो अमार लियाकत है, वो एक गवर्नमेंट के सर्वेंट भी है, तो उसकी जब शादी हुई 21 जनवरी 2024 को अल रहमान गार्डन के अंदर, अल जलील गार्डन, और ये चूँकि इनकी मुबैना तौर पर शराकतदारी है, अपने ज़रिए डायरेक्ट फ्रंट मैन जिस तरीके से करते हैं बेटों के ज़रिए या और अजीज़ो कारब के ज़रिए, तो वहाँ पे एक टाइकोन ने इनको जो बेटे को गाड़ी दी है 6.5 करोड़ की मस्जिद C क्लास, उसकी तस्वीर कार्ड वगैरह कल दिखा देंगे, मेरे पास अभी हैं, जल्दी में हम वो टेक्निकल इशू की वजह से। अच्छा थोड़ा सा अब नेक्स्ट सुनते जाए जरा। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो था पिछला उनका दौर नून लीग वाला। उसके बाद पीटीआई के साथ किस तरह नेक्सस बना कि उस्मान बुजदार साहब जो है, जो डीजी खान के वाले से 2 दफ़ा कमिश्नर रहे, वहाँ पे उन्होंने लूट मार के बाजार गर्म किए, वहाँ पे उनके जो पूरी डिटेल बताएंगे कौन कौन उनके फ्रंटमैन थे, डेवलपमेंट वर्क्स के अंदर जो है कितना वो कमीशन लेते थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में क्या उनका था, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के अंदर, दूसरा जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो है, हाउसिंग जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है बिल्डिंग है, हाईवे है, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट, और फिर उसके बाद जो ठेके हैं वो 4 ब्रदर्स कंपनी क्या थी, इनका जो आगे सारी चीज़ें वो बड़ी एक लंबी तवील। इसके बाद क्या हुआ कि जो अहमद अजीज़ तारड़ साहब हैं, जो डीजी LDA भी रहे, और उससे पहले बुजदार साहब के करीबी थे, CM सेक्रेटेरिएट में बैठते थे, उनके ज़रिए इनका कनेक्शन बना फरद शहजादी से, एहसन जमील से और अजीज़ तारड़ से। उसके बाद ये जो ज़ाहिर ज़मान है वो भी अभी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी DG LDA रहे हैं PTI के दौर में। तो अभी ज़ाहिर ज़मान ने उनको कमिश्नर लगाया, कमिश्नर लगाने के बाद उनकी प्रमोशन चाहते थे, वो नहीं हो सकी। अब मसला ये है कि 12 मार्च 2024 को उनकी रिटायरमेंट हो रही थी 60 साल उम्र पूरी होने के बाद, तो 1 महीना से भी कम रह गया था। उसके माशाल्लाह इनके जो असासे हैं, जो मैंने अब तक खोज लगा चुका हूँ, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स है और कुछ मैंने अपने तौर पर जो गैदर की हैं, तकरीबन कोई 8-10 अरब से ज़्यादा तो मेरे पास जमा तफरीक हो चुकी है, जो कि इनके असासे हैं। इन्होंने एक बैंक है डूब रहा है, डूबता हुआ बैंक है, कैपिटल 10 अरब मिनिमम होता है, वो डूब रहा है, 5 अरब है, डिफ़ॉल्ट कर रहा है, उसके ऊपर 1 अरब रिसेंटली डाला है थ्रू फ्रंटमैन। उनके साथ भी इनकी मुबैना तौर पर पार्टनरशिप है, आगे जाके वो भी बताएंगे। फिर उसी बैंक की एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके साथ भी इनका लेन देन है, और ZTBL, बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक से अरबों रुपए का बिजनेस लिया, और बोरवर जो कर्ज जो लिया है जिन्होंने कर्जा, उनके क्लेम भी एक पार्टी का 1 अरब से भी ज्यादा क्लेम है कई का, गवर्नमेंट को अरबों रुपए का नुकसान, उसमें भी लियाकत चट्टा इनकी पुष्ट बनाई। ये लियाकत चट्टे को जहाँ पे वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये कंपनी इंश्योरेंस कंपनी मज़कूरा और वो जो निजी बैंक है, ये उनकी जो अकोमोडेशन और जो तमाम तर जो मामलात है, उनकी ये सारे पैसे जो पेमेंट करते थे। फिर अभी लाहौर जो है कनाल सर्विस रोड पे जमान पार्क के साथ जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल एक मेगा प्रोजेक्ट्स बनाया जा रहा है फ्लैट्स का, और उसमें भी लियाकत चट्टा की ही सरपरस्ती से वो और वही इंश्योरेंस कंपनी और वही बैंक जो है, और सारी ये शराकतदारी। अल जलील गार्डन के वाले से मैंने बता दिया, रहमान गार्डन के वाले से बता दिया। इंडस्ट्रियल जोन जब ये पंजाब में गए तो वहाँ पे 3-4 जो है काफ़ी ज़्यादा मुखैर हज़रात भी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे काम फंसे हुए हैं कुछ सोशल सिक्योरिटी में इधर उधर, तो फिर इन्होंने सेक्रेटरी लेबर उन्होंने लगवाया। उसके बाद मलक रियाज की इनकी पोस्टिंग के अंदर बड़ा हाथ है, अहमद अजीज़ तारड़ का बड़ा हाथ है, फिर जो अभी चीफ सेक्रेटरी है उनका बड़ा हाथ है, और फरद शहजादी का, एहसन जमील गुज्जर का, उस्मान बुजदार का। तो ये जो इनकी सारी पोस्टिंग्स थी, पिछली जो प्राइम जो लुक्रेटिव पोस्टिंग्स थी, और ताहिर खुर्शीद का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और ये भी PS रहे हैं। तो मामला ये है कि ये जो लियाकत चट्टा साहब हैं, ये माशाल्लाह बड़े
ये जो करते ही हैं कि गुजरात में रहे तो डेवलपमेंट जब काम करते हैं इस तरह के तो उसमें बहुत सारे लोगों से डोनेशन लेते हैं। डोनेशन लेके वो अपनी जेब में डाल लेते हैं और ठेकेदारों को कहते हैं कि चूंकि इस मामले के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर पैसे इतने ज़्यादा तो मुख्तलिफ जगहों से आए हैं तो लिहाजा आप कमीशन जो है 2% 1% से बजाय उनसे ज़्यादा फिर लेते हैं। इन्होंने गुजरात में कौन कौन से टाउट रखे होते फ्रंटमैन, डीजी खान में इनके कौन थे, सरगोदा में कौन थे और इनके क्या लक्षण थे, क्या इनकी जो रिपोर्ट्स क्या बोल रही हैं, बड़ा खौफनाक चीज़ें हैं जो हम टीवी पे बयान नहीं कर सकते। सरगोदा के साथ जो ख़वातीन टीचर्स हैं वो जो मामलात हैं इस हवाले से भी काफ़ी सीरियस किस्म के, और गुजरात के अंदर भी इस तरह के जो इनके साथ जो फ्रंटमैन थे उनके बारे में कोई या इनके बारे में कोई रेपुटेशन अच्छी नहीं गई। डीजी खान के अंदर के हवाले से हम बात फैसलाबाद में 25 करोड़ का इल्ज़ाम राजा रियाज लगा रहे हैं कि इन्होंने मुबैना तौर पर 25 करोड़ रुपया लिया है, जो कि फ्लैट इनको मिला है यूएसए में और इनको ओवरसीज ने जो पेमेंट की है, और ये राजा रियाज का इल्ज़ाम है। बकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनका इधर भी उन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड झंडे गाड़े हैं। तो मामला ये है कि ये छोटा सा अभी मैं एक टीज़र दे रहा हूँ कि लियाकत चट्ठा का जो है ना, ये कच्चा चट्ठा जो है और इसके बेटे जो नुमैर लियाकत और जो अमार लियाकत जो है, और ये किन किन अच्छा इंडस्ट्रियल जो जोन्स थे उनके अंदर इनके प्लाट्स हैं। फिर इनके बाद जो सेंटोरस के हवाले से आप देख लें मामलात हैं। फिर यहाँ पे जो इनका 10 मरले का जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का घर था सिर्फ, अब इनका अपना जो सोइयां वाला हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर घर जो है उसकी जो है जनाब 1 कनाल का डेरा है, 2 कनाल के ऊपर घर है, या 2 कनाल का डेरा या 1 कनाल का घर है। इनका फैसलाबाद के अंदर जब रहे तो 40 कनाल के करीब कमर्शियल गालबन प्लाट है और इस तरह 2 कनाल का एक और प्लाट है। ये तो नॉन एसेट्स हैं जो डिक्लेयर्ड है। तो अब ये जो चीजें हैं जो बाहर पैसे जा रहे हैं। ब्रेक पे जाना है कल साहब, यहाँ पे ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं इसी तमाम सूरत हाल पे बात करते हैं, लेते हैं छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा तो वेलकम बैक नाज़रीन। बात जारी थी, लियाकत चट्ठा का कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया गया है, लेकिन सवाल ये है अब ये तमाम सूरत हाल पे आगे बनेगा क्या? लियाकत चट्ठा साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, उन पर तहकीकात की जाएंगी, उनके बयान पर तहकीकात की जाएंगी, इस तमाम सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। कल साहब कच्चा चट्टा तो खोल दिया आपने लियाकत, अभी तो ये पलंदे आप देख रहे हैं ना, ये तो छोड़े हैं, ये तो पलंदे जो है ना, ये तो तकरीबन मैं कहता हूँ इतने पलंदे हैं इनके कि इसके लिए 10 प्रोग्राम भी कम है। लेकिन वो जो एक अलग चीज है ना कि उनका बनेगा क्या उनका असल चट्टा ये है कि जो उन्होंने धांधली के वाले से कच्चा चट्टा खोला है उसका पोल क्या खुलेगा, ये आवाम जो है ये चीज जानना चाहती है। तो वो मैं आपको पहले से फैसला सुना देता हूँ, अगर आप कहते हैं तो जो बाद में इंक्वायरी का फैसला आना है, हाँ जी, तो वो फैसला यही आएगा। मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि क्या फैसला आना है वो मैं आपको अपने ज़राए से जो अभी तक जो चीज़ें सामने मेरे आई हैं। पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने बयान दिया है कि 13 की जो जितनी भी रावलपिंडी डिवीज़न की या जितनी भी सीटें थी सब पे धांधली हुई है और 70 हज़ार की लीड से जो है हारे थे जो लोग उनको यानी जिताया गया, या जिनको जिताया गया उनको 70 हज़ार लीड से जिताया गया। सही है। तो अब तक जो फॉर्म 45 की बात कर लें या अब तक जो रिजल्ट सामने आए उसके मुताबिक ना तो हारने वाले 70,000 की लीड से हारे हैं और ना ही जीतने वाले 70,000 की लीड से हारे हैं। कोई 12,000 14,000 को 10,000 को 9,000 इतने फर्क से हारे जीते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए, इल्ज़ाम उन्होंने 2 लगाए फौरी तौर पर। उन्होंने कहा कि जो मेरे DRO जो DC DR होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स जो हैं, और जो RO जो असिस्टेंट कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल या मुख्तलिफ जो लोग होते हैं, तो उनके जो नीचे अजला थे उनके DC और उनके अगले जो अफसर हैं RO DRO उनके ऊपर दबाव था, मेरे ऊपर दबाव था और वो रो रहे थे और मैं उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा था और मैं इतराफ़ जुर्म करता हूँ, मुझे फांसी दे दी जाए। अब उन्होंने तो ये कहा कि मैंने गैर कानूनी काम किया है, उनके खिलाफ तो किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। वो तो इतराफ़ जुर्म मीडिया के सामने अपनी रजामंदी से, कोई उनके ऊपर जबर नहीं है, कमिश्नर एक बड़ा ऑफिस है, पोस्ट है और वो खुद से अपने बाहोशो आवास जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, चलो इस बात पे मान लेते हैं, उनके खिलाफ तो किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, वो खुदकश बम्बार अपने आप के लिए साबित होते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर जो उन्होंने इल्ज़ाम बड़े 2 संगीन लगाए, उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके ज़िम्मेदार हैं। अब मुझे ये बता दें कि RO जो होता है वो इंतज़ामी अफसर होता है और वो ज़िले का जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या AC वो होता है, और जो DR होता है नॉर्मल इस दफ़ा वो डिप्टी कमिश्नर थे या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो भी वहाँ पे उनको लगाया गया, और जो कमिश्नर होता है बराह रास्त उसके पास ना वो DRO है और ना ही वो RO है। तो लिहाजा बराह रास्त उसके कहीं सिग्नेचर वगैरह या उसका पास कोई ऐसा नहीं है कि जो फॉर्म 47 पे उसके कहीं दस्तखत होने थे या कोई उसका इस हवाले से कोई अमल दखल था।
वो अगर अमल दखल था तो जो रिस्पेक्टिव आरओ थे और जो रिस्पेक्टिव डीआरओ थे उनके साइन होने थे, उनके अपने हलकों के हिसाब से जिन जिन में थे, इनके तो कोई दस्तखत वगैरह इनका इन्फ्लुएंस तो जो है, अगर इन्होंने किसी पर दबाव डाला है तो इन्होंने गैर कानूनी काम किया है और उसके हवाले से तो वो इतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन जिन पर दबाव डाला गया वो कहते हैं हमारे ऊपर तो दबाव डाला ही नहीं गया। वो जो इंक्वायरी, पहली बात है कि पहले टाइम ही चीफ जस्टिस ने तरदीद कर दी कि क्या मेरे ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगा दे कि मैंने कत्ल किया है या मैंने कोई इस तरह का वाक़या किया है तो क्या उसको मान लिया जाएगा? उसकी एविडेंस भी तो आनी चाहिए ना, कनेक्ट डॉट तो बनाने चाहिए ना। और इस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या मामला है इस सारे के अंदर के आरओ या डीआरओ के अंदर? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका तो मामला ये होता है कि इलेक्शन के बैलेट पेपर छापना, अमला जो है वो मुख्तलिफ जो महकमों से लेकर उसको लगाना और इंतजाम करने, और उसके बाद जो नताइज का जो सारा मुरतब करते हैं उसके इलेक्शन कमीशन के एक बंदा भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। यानी एक उनका सिंगल अफसर भी जो इलेक्शन के प्रोसेस होता है ना, पोलिंग डे वाले दिन, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई महकमा तालीम के, कोई एजुकेशन से आए होते हैं, कोई हेल्थ से आए होते हैं, कोई फेडरल से, कोई प्रोविंशियल से, वो जो प्रिजाइडिंग या पोलिंग अमला होता है। और उसके बाद जो आरओ डीआरओ होते हैं वो भी इंतजामी अफसरान होते हैं। तो लिहाजा इलेक्शन कमिश्नर के पास तो वैसे भी इतना ज्यादा स्टाफ नहीं होता, वो तो एक पोलिंग स्टेशन के लिए भी शायद उनका स्टाफ ना हो। तो वो जो यहाँ से बन के जाना है वो तो जीपी हो, वहाँ पे तो आपने चीज जो भेज देनी उन्होंने उसको पब्लिक कर देना है, वहाँ पे उनके पास तो नहीं कोई चेंजिंग करने का इख्तियार नहीं। इस तरीके से चीफ जस्टिस का इसमें कहाँ से आ गया रोल? अब मामला ये पहले ही उन्होंने फुर्सत में तरदीद कर दी, इन इल्जामात के साथ इंक्वायरी कर दी, बहुत अच्छी बात है, इंक्वायरी होनी चाहिए। अब मामला ये है कि लियाकत चड्ढा साहब को उल्टा ये इल्ज़ाम गले पड़ जाएगा। अब इनको साबित करना पड़ेगा कि डीआरओ आरओ के ऊपर ये जो इन्होंने कहा कि दबाव था, एक तो उसके एविडेंस देने पड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि इनको ये भी एविडेंस देने पड़ेंगे कि 70,000 की लीड से कोई जीता था या हारा था, वो भी अब इनको रिजल्ट, क्योंकि उन्होंने तो 6 के करीब आज आरओ जो है उससे बल्कि ज़्यादा ने आज बयान दे दिए। उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर ना कोई दबाव था और ना कोई नताइज के अंदर को हमने तब्दीली की है और ना कोई ऐसी बात है। और ये जो कमिश्नर साहब जो उसके बाद इवन के जो आने वाले कमिश्नर हैं इनके तबादले के बाद, तो उन्होंने भी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब मामला ये, चल ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हम उनकी बात भी नहीं मानते, इनकी बात भी नहीं मानते, तहकीकात हो रही हैं और चड्ढा साहब के पास वाकई अगर चीजें हैं तो बिल्कुल कौम के सामने आनी। इल्जाम लगाने से बेहतर था हकायक सामने लेके आते, सबूत सामने लेके आते। देखिए, सबूत उनके पास तो एक भी नहीं था। सबूत तो यही मसला है ना कि वो चीफ जस्टिस या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहते कि जनाब ये देखें, उस वक्त वो बात करते ना कि जनाब मेरे ऊपर दबाव, उनके ऊपर किसी ने दबाव डाला है तो वो भी बता दें, उसका तो नाम उन्होंने नहीं लिया। अगर किसी के ऊपर वो दबाव डाल रहे थे तो जिनके ऊपर डाल रहे हैं वो कहते हैं हम, जो वो ही नहीं कह रहे कि हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, वो कहते हैं मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात है ना। तो इनके ऊपर अगर कोई दबाव डाल रहा था तो वो तो ये बताएंगे ना कि क्या इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दबाव डाला, यही एविडेंस हो सकती है ना उनके खिलाफ। अच्छा, ये बात तो क्या इनके ऊपर चीफ जस्टिस ने कोई दबाव डाला? अगर इनके ऊपर दबाव नहीं डाला तो यहां से ये झूठे हो गए, और अगर नीचे वाले कहते थे हमारे ऊपर दबाव इन्होंने नहीं डाला तो फिर वहां से ही झूठे हो गए। अब आगे आ जाता है कि ये जो 13 की 13 सीटों के अंदर 70,000 की लीड वाला जो मामला है उसके यकीनन इनके पास कोई एविडेंस होंगे तो वो लाएं, सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, मैं उधर भी बता देता हूँ, अभी आ जाता हूँ कि रावलपिंडी के वाले से इस रिपोर्ट में यही आएगा कि कमिश्नर साहब जो है वो झूठे साबित हुए हैं, वो अपने इल्जाम साबित नहीं कर सके, और जो उन्होंने बातें की हैं वो सीरियस मिसकंडक्ट के जुमरे में आती हैं, उसके ऊपर ये दफात लगती हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस हवाले से गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है, निगरान जो गवर्नमेंट है और इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने तौहीन अदालत के हवाले से भी कंसिडरेशन कर रहे हैं कि उस हवाले से भी जा सकते हैं, मिसकंडक्ट के हवाले से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो है जो मौजूदा चीफ जस्टिस है वो नहीं समझते मुनासिब कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अच्छा नहीं समझते, तो मे भी दूसरी प्रोसीडिंग कोई इस इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जो होगी, यकीनी तौर पर जब रिपोर्ट आएगी उसके अंदर एग्जामिनेट किया जाएगा इन इल्जामात के हवाले से, धांधली के जो है करेगी इलेक्शन कमीशन, उस रिपोर्ट को चैलेंज किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां से फिर वो कहेंगे जी आगे यहाँ पे इल्जाम वो सबूत दे दें, अगर वहां पे आपने नहीं दिए तो यहाँ पे आप दे दें या वो दे दें, साबित कर दें। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट मामला, तो अल्टीमेटली जो है ये ठप्पा लगेगा उल्टा कि ये जो चीजें हुई थी ये जो बाउंस बैक होगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये मामला उल्टा बाउंस बैक होगा। दूसरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई और पिटीशनर जो है वो गायब हो गया, और वो फिर उसके अंदर भी चीफ जस्टिस जो है पीछा नहीं छोड़ेंगे। नॉर्मली होता है ना कि पिटीशनर आया और वो आया गया और चला गया, इस तरह नहीं होता ना, ये मजाक तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त आप जाया कर रहे हैं। अब वहां पे क्या होगा कि वहां पे भी जो इलेक्शन कालदम करार देने के लिए, तो वहां पे भी ये मामला, जब ये भी मामला अगर जेरे बहस आएगा तो उल्टा ठप्पा ये लग जाएगा, ये जो इल्जामात पीटीआई को अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि वाकई उनकी 180 सीटें बनती हैं। अब ये पीटी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? 180 सीटों वाला बर्डन ऑफ प्रूफ किसने? पीटीआई ने साबित करना है ना। क्या पीटीआई साबित कर पाएगी? अगर वो नहीं कर पाएगी तो धांधली कमीशन की तरह फिर वही मामला होगा कि बाद में खाया पिया कुछ नहीं और वो रद्दी की टोकरी निकल आएगी। मामला ये है कि ये जो इंतखाबात हो गए
मैं समझता हूँ इसके अंदर एक अच्छी चीज़ हुई है कि जो फॉर्म 45 है ना, वो जो पोलिंग अमला है उसको मैं फिर सलूट करता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी फराज मनसबी अदा की है कि जो वहाँ पे था उन्होंने पोलिंग एजेंटों को हाथ में दे दिया जो कि वो खुद बम्बार बन के आप फिर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस 45 जो फॉर्म है उसके ऊपर भी एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट आ गई है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 और ये इलेक्शन एक्ट भी यही कहता है कि उसके मुताबिक जो भी नताइज होंगे फॉर्म 47 जो है वो उनको जमा किए हुए अदाद शुमार से अलहदा नहीं हो सकता। तो लिहाजा एक तो वो अब फैसला आ गया और वैसे इलेक्शन एक्ट का भी यही फैसला है और पीटीआई भी यही कहती है। लेकिन 180 सीटें क्या फॉर्म 45 के मुताबिक वो वाकई उनकी हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। ये सवाल है, ये उनको साबित करना है। और अगर वो 35 पंक्चर की तरह फिर वो मामला बाउंस बैक हो गया और इस तरीके से ये मामला जो है साहब ने अहम बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत दोबारा इंतखाबात की तरफ हम देखिए वो बयान उनका नहीं है। ये बयान जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं उमर अयूब साहब का बयान आ चुका है कि किसी सूरत भी हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। अली बिन गंडापुर का बयान आ चुका है किसी सूरत भी हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। असद कैसर का बयान आ चुका है किसी सूरत भी हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। तो मामला ये है, ज़ाहिर बात इतनी सीटें उनको मिल गई हैं और अगर उनको वाकई समझती है कि 180 सीटें उनकी हैं तो जुडिशल जो है जुडिशरी के ज़ेरे असर जो है इंतखाबात करा लिए जाए या और कुछ जो वो तरीका। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हो गया है पाकिस्तान जो है मजीद बार बार इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। देखिए आप जो इंटरनेशनल जो एजेंसी है रेटिंग फिच, उसने भी हमारी जो रेटिंग जारी की है। IMF जो अलहदा से अपने पार तोड़ने उसने शुरू कर दिए हैं और जो इंटरनेशनल जो हमारी जो कुछ लोग जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर देख रहे हैं। देखिए इंटरनेट बंद पड़ा हुआ है, लोग जो है आइसोलेशन के अंदर हैं, VPN चला के लोग थोड़ा बहुत चला रहे हैं, लेकिन हर बंदा पूरी दुनिया देख रही है, तमाशा देख रही है। अब एक कमिश्नर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, ऊपर से वाइट पेपर या वो जो धांधली के रिगिंग जो है वो अंग्रेजी इंग्लिश इंटरनेशनल मीडिया को बुला के सारे ऑडियंस को, तो वहाँ पे अब बाहर को मीडिया के अंदर पाकिस्तान की कोई अच्छी बात तो जा नहीं रही, हर बार जो बुरी है वो जा रही है। फजल रहमान साहब के साहबजादे भी हैं, साहबजादे भी हैं, असद साहब भी हैं, उनका भी आपको पता आज कुछ पोलिंग स्टेशन का रह गया था, तो आज कुछ पोलिंग स्टेशन के तो आगे वो जा रहे थे, फौज की वहां पे निगरानी भी थी। दूसरी आपने बात अभी की है, आप बात करने लगे इंटेलिजेंस ब्यूरो को मुकम्मल डिवीजन का इख्तियार दे दिया गया है, ये क्या मामला है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लें। देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान की नो डाउट एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि बाकायदा लीगल कवर है उसके पास। अगर टेलीफोन की टेपिंग के हवाले से, टेलीफोन किसी की सर्वेलेंस करने के हवाले से, किसी की वेटिंग करने के हवाले से, तो हर हवाले से पाकिस्तान की अगर लॉफुल एक एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कानून आइन के अंदर जिसका सारा रोल मौजूद है, तो वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है। और उसका बहुत बड़ा एक सेटअप है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, और बहुत बड़ा उसका एक अच्छा यानी एक नेटवर्क है हर तरीके से। यानी उसके अंदर मुख्तलिफ विंग्स है। अब तो उसका इकोनॉमी जो पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के हवाले से वो भी उसके अंदर एक विंग बन गया है। फिर उसके अंदर दहशतगर्दी के हवाले से जो हमारे मुल्क के जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी अंदरूनी और बरूनी जो है मामला उनको देखना, फिर काउंटर इंटेलिजेंस का काम करना, फिर जो सारे इंतशार और चीज़ें और लॉ एंड ऑर्डर और ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी और सारी चीज़ें। इस तरह ISI भी है, MI भी है, बाकी एजेंसीज और भी हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं। लेकिन उस हवाले से एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि पाकिस्तान में जब इदारा कोई भी अगर होगा मजबूत होगा, और इदारों की मजबूती की बात करनी चाहिए हमें, तो इदारा एक मजबूत हुआ है। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है, निगरान प्राइम मिनिस्टर ने अपने आइन पाकिस्तान 1973 के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक नया डिवीज़न क्रिएट किया है और IB जो है पाकिस्तान की प्रीमियर सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसको डिवीज़न का दर्जा दे दिया है। पहले जो है और जो DGIB है वो एक्स ऑफिशियो जो सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी फेडरल के तौर पर, वो भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे DG के तौर पर। और एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस एक महकमा बन गया है, एक इदारा बन गया है। और अब वो जारी बात है पाकिस्तान को जो भी अंदरून और बलून जो दरपेश सिक्योरिटी से रिलेटेड या इंटेलिजेंस जो के हवाले से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं और ज़्यादा मौसर तरीके से नबरदज़मा हो सकेगी। वो अहम खबर है हमारे पास, उसको डिस्कस कर लें। जमात इस्लामी ने सेनेट में एक बिल पेश किया कि रेप के जो मुल्ज़मान हैं उनको सरेआम फांसी दी जाए। बिल मुस्तरद कर दिया गया और इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इसकी मुखालफत की है, जबकि PTI और JUF ने इस बिल की हमायत की है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह का बिल पास होना चाहिए था और मुखालफत की क्या वजह है? देखिए मैं आज सुन रहा था, उसके अंदर आर्गूमेंट डिफरेंट है। जिस तरह कामल आगे साहब की मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे इस्लामी कवानीन और सऊदी अरब के अंदर भी ये सज़ाएँ हैं और इस्लामी सज़ाएँ हैं, तो इसमें हमें एक डरने वाली कोई बात नहीं है। बहरहाल मैं इस पर
क्या डिबेट कर सकता हूँ। एक वाने बाला है, वहाँ पे एक डिबेट हो रही है और अल्टीमेटली जो है अगर ये कानून बनता है या नहीं बनता, इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे। पहले ही हमारा पाकिस्तान का इमेज जिस तरीके से बाहर जा रहा है और जिस तरीके से हर नेगेटिव खबर जो है वही हेडलाइन इंटरनेशनल मीडिया की बनती है, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो राइजिंग या शाइनिंग जो फेस है, जो सॉफ्ट इमेज है, वो तो बाहर जाता नहीं है। हर नेगेटिव जो बात है, अगर इस तरह की भी चीज़ पास हो जाती तो उसको भी एक वो फिर ले जाते कि देखें Hype ज़माना create जालियत में आ गए हैं और ये इस तरीके से एक फंडामेंटलिस्ट और बुनियाद परस्त और ये इस तरह के ये लोग जो हैं कि मतलब इस तरह ठीक की है। सख्त सजाएं जो हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कुछ ओब्लिगेशंस हैं पूरी दुनिया के ऊपर इस तरह की सजाओं के ऊपर, तो फिर एक नया मसला इंसानी हकूक की तंजीमों ने फिर ठीक है अपना खल साहब, बहुत जो शुक्रिया मोहब्बती आपने इस माफिया है हवाले उसने से। अलहदा से शुरू हो ठीक जाना है, था। बहुत शुक्रिया खल साहब, आपने इस हवाले से अपडेट किया। जमात इस्लामी की जानिब से बेसिकली ये बिल सेनेट में पेश किया गया कि जो रेप के मुल्ज़मान हैं उनको सरेआम फांसी दी जानी चाहिए और इस तरह के जितने इस्लामी ममालिक हैं उसके अंदर अफगानिस्तान, सऊदी अरब के अंदर इस तरह के कवानीन मौजूद हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से इस बिल की मुखालफत की गई है, जबकि JUIF और तहरीक इंसाफ ने इसकी हमायत की है। इस बिल के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? आप भी इस हवाले से अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा जाहिद असद खल को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।